शहर की बड़ी कंपनी में मैनेजर अजय आज बहुत खुश था। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी पसंदीदा सफ़ेद रंग की चमचमाती लग्जरी कार खरीदी थी। घर के बाहर कार खड़ी थी और पूरा परिवार उसे देखने आया। अजय के बूढ़े पिता दीनदयाल जी अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे कार के पास आए। उनकी आंखों में बेटे की तरक्की देखकर खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से कार के बोनट को छुआ और मुस्कुराकर बोले, बेटा, आज मेरा मन बहुत खुश है। क्या मुझे पास के मंदिर तक इस नई गाड़ी में ले चलेगा? इससे पहले कि अजय कुछ कहता, उसकी पत्नी मीना तुनक कर बोली, बाबूजी, आप रहने दीजिए। देखिए ना, कार की सीटें कितनी सफ़ेद और मखमली हैं। आपके हाथ पैर कांपते हैं। कहीं पान की पीक या धूल लग गई तो पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और वैसे भी आपकी घुटनों में दर्द रहता है। आप इतनी नीची सीट पर बैठ भी नहीं पाएंगे। दीनानाथ जी का बढ़ता हुआ हाथ ठिठक गया। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोले, हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। पुरानी चीज़ें नई जगहों पर अच्छी नहीं लगती। अजय चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। तभी उसका 7 साल का बेटा आरव दौड़ कर आया और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और अपने लिए कार खरीदूँगा, तब क्या मैं भी आपको उसमें बैठने से मना कर दूँगा? क्योंकि तब तक आप भी बूढ़ी हो जाओगी और शायद आपके हाथ भी कांपने लगेंगे। मासूम बच्चे की इस बात ने मीना के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे एहसास हुआ कि जो व्यवहार वह आज अपने ससुर के साथ कर रही है, वही संस्कार वह अपने बेटे को दे रही है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। मीना की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर ससुर जी के पैर छुए और कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह गाड़ी आपकी और अजय की मेहनत की है। इसके पहले यात्री आप ही होंगे। चलिए हम सब मंदिर चलते हैं। दीनदयाल जी की आंखों में फिर से चमक आ गई। उन्होंने पोते का हाथ थामा और शान से नई कार में बैठ गए। मंदिर से लौटते समय कार में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति कड़वाहट वाली नहीं, बल्कि आत्म मंथन वाली थी। मीना बार बार शीशे में अपने ससुर जी के चेहरे को देख रही थी, जो खिड़की से बाहर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। घर पहुंचते ही मीना ने सबसे पहले दीनदयाल जी के कमरे की ओर रुख किया। उसने देखा कि कमरे का कोना पुराने कबाड़ और धूल से भरा था। उसे याद आया कि कैसे उसने धीरे धीरे बाबूजी की हर प्रिय वस्तु को पुराना कहकर स्टोर रूम में फेंकवा दिया था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। मीना अब बाबूजी को उनके कमरे में खाना देना बंद कर दिया। अब घर का नियम बन गया कि जब तक बाबूजी डाइनिंग टेबल पर नहीं आते, कोई खाना शुरू नहीं करेगा। मीना ने स्टोर रूम से बाबूजी की वह पुरानी आराम कुर्सी निकलवाई, जिसे उन्होंने सालों पहले अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था। उसे साफ करवाकर ड्राइंग रूम के सबसे अच्छे कोने में रखवाया। एक शाम जब अजय ऑफिस से आया तो उसने देखा कि मीना और आरव दोनों बाबूजी के पास बैठे पुराने एल्बम देख रहे थे। बाबूजी अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे और आरव बड़े चाव से सुन रहा था। अजय ने मुस्कुराते हुए मीना से पूछा, आज क्या बात है? बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मीना ने धीमे स्वर में कहा,
अजय, उस दिन आरव की बात ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने महसूस किया कि हम सुविधाओं के चक्कर में जड़ों को काट रहे थे। अगर आज मैं बाबूजी को कार की सीट के लिए दूर रखती तो कल आरव मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर कर देता। महीने बीत गए। एक दिन अजय को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। अचानक रात को बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। मीना घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी नई कार की चाबी उठाई। आरव ने देखा कि उसकी माँ अकेले ही बाबूजी को सहारा देकर उसी सफ़ेद मखमली सीट पर बिठा रही थी जिसकी उसे कभी बहुत चिंता थी। अस्पताल ले जाते समय बाबूजी का सिर मीना के कंधे पर था। डॉक्टर ने समय पर पहुंचने के लिए मीना की तारीफ की और कहा, अगर आप 10 मिनट की भी देरी करती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। अस्पताल से घर लौटते समय दीनदयाल जी ने कमज़ोर आवाज़ में मीना का हाथ थाम कर कहा, बहू, आज तूने मुझे बचा लिया। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबूजी, उस दिन कार में आपको बैठने से मना करके मैंने जो पाप किया था, आज उसे धोकर मुझे चैन मिला है। यह कार सिर्फ लोहे और कपड़ा है, असली चमक तो आपके आशीर्वाद से घर में आती है। अब आरव अपने दादाजी के साथ उसी कार की पिछली सीट पर बैठकर स्कूल जाता। अब वह कार केवल एक स्टेटस सिंबल नहीं थी, बल्कि एक सुखी और संगठित परिवार की पहचान बन चुकी थी। समय बीतता गया और वह चमचमाती कार अब घर का एक पुराना हिस्सा बन चुकी थी। आरव अब 18 साल का हो चुका था और कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन घर में फिर वही चर्चा छिड़ी, लेकिन इस बार संदर्भ बदल चुका था। अजय और मीना अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। अजय ने एक नई और भी बड़ी कार खरीदने का फैसला किया। पुरानी कार को बेचने की बात चली तो आरव चुपचाप सुनता रहा। तभी आरव बोला, पापा, हम इस पुरानी कार को नहीं बेचेंगे। यह कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह मेरी सबसे बड़ी सीख है। अजय और मीना ने ताज्जुब से उसे देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था और आपने दादाजी को इस कार में बिठाया था। उस दिन मैंने सिर्फ कार में बैठना नहीं सीखा था, मैंने अपनों को सम्मान देना सीखा था। मैं अपनी पहली कमाई से इस कार को फिर से नया करवाऊंगा। कुछ महीनों बाद दीनदयाल जी का स्वर्गवास हो गया। घर में मातम था, लेकिन एक संतुष्टि भी थी कि उन्होंने अपने आखिरी दिन बहुत मान सम्मान के साथ बिताए। क्रियाक्रम के बाद जब मीना उनके कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे तकिए के नीचे एक लिफाफा मिला। लिफाफे में एक छोटी सी चिट्ठी और कुछ पैसे थे। चिट्ठी में लिखा था, बहू, जब तूने मुझे पहली बार उस कार में बिठाया था उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरा घर स्वर्ग बन गया है। ये कुछ पैसे मैंने बचाए थे, इनसे आरव के लिए उसकी पसंद की कोई चीज़ ले लेना। खुश रहना मेरी बेटी। मीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि बुजुर्गों का प्यार और दुआएं कितनी निस्वार्थ होती हैं। आज आरव अपनी खुद की स्पोर्ट्स कार चलाता है, लेकिन उसके घर के गैराज में वह पुरानी सफ़ेद कार आज भी शान से खड़ी है। जब भी मीना या अजय को कहीं जाना होता है, आरव खुद दौड़ कर आता है और झुककर अपनी माँ के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। पड़ोसी अक्सर अजय से पूछते, आपका बेटा इतना संस्कारी कैसे है?
अजय बस मुस्कुराकर मीना की तरफ देखता और कहता, कई साल और बीत गए। आरव अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और उसकी अपनी शादी हो चुकी थी। अजय और मीना अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। मीना के घुटनों में अब वही दर्द रहने लगा था जिसकी शिकायत कभी उसके ससुर किया करते थे। एक दिन आरव की पत्नी सपना घर में नई पार्टी की तैयारी कर रही थी। उसने आरव से कहा, सुनो, आज मेरे ऑफिस के बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं। मम्मी पापा को कह देना कि वे अपने कमरे में ही खाना खा लें। वे धीरे धीरे खाते हैं और पापा का हाथ कांपने की वजह से अक्सर खाना गिर जाता है, जो मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। आरव अपनी फाइल देख रहा था। वह अचानक रुका। उसे बरसों पुरानी वह घटना याद आ गई जब उसकी माँ ने उसके दादा जी के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश की थी। आरव ने सपना को पास बुलाया और शांति से गैरेज की तरफ ले गया। वहाँ आज भी वह पुरानी सफ़ेद कार ढकी हुई खड़ी थी। आरव ने तिरपाल हटाया और बोला, सपना, यह कार इस घर की नींव है। इसे देखकर मेरी माँ ने सीखा था कि बुजुर्ग बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं। अगर आज मैं मम्मी पापा को मेहमानों से छुपाऊंगा तो कल हमारे बच्चे हमें भी अलमारी में बंद कर देंगे। याद रखना, इस घर की शान मेरे क्लाइंट से नहीं, मेरे माता पिता की मौजूदगी से है। सपना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत जाकर मीना और अजय से माफ़ी मांगी और उन्हें तैयार होने में मदद की। उस शाम पार्टी में आरव के क्लाइंट्स यह देखकर हैरान थे कि आरव का पूरा परिवार एक साथ बैठा था। आरव की छोटी बेटी अपनी दादी मीना की गोद में बैठी उन्हें चम्मच से केक खिला रही थी। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अजय का हाथ धीरे से दबाया और फुसफुसा कर कहा, देखो जी, आज हमारी कार पुरानी हो गई, हम खुद भी पुराने हो गए, लेकिन जो संस्कार हमने उस दिन मंदिर जाते समय बचाए थे वो आज भी नए हैं। आरव की बेटी नव्या अब 10 साल की हो चुकी थी। वह अक्सर उस पुरानी ढकी हुई कार के पास जाकर बैठती और अपनी दादी मीना से उस कार की कहानियाँ सुनती। नव्या के लिए वह कार केवल एक पुरानी मशीन नहीं बल्कि एक जादुई संदूक थी जिसमें उसके परिवार के संस्कार बंद थे। एक दिन नव्या के स्कूल में मेरे दादा दादी विषय पर एक प्रतियोगिता थी। नव्या ने जिद की कि वह स्कूल बस से नहीं बल्कि उसी पुरानी सफ़ेद कार में अपनी दादी और दादाजी के साथ स्कूल जाएगी। अजय और मीना पहले तो झिझके क्योंकि कार पुरानी थी और शायद रास्ते में रुक सकती थी, लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यह कार आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी उस दिन थी जब हमने इसमें पहली बार सफ़र किया था। जब वह पुरानी कार स्कूल के गेट पर रुकी जहां एक से बढ़कर एक नई गाड़ियां खड़ी थी तो सबका ध्यान उसकी ओर गया। आरव ने शान से दरवाज़ा खोला और पहले अपनी माँ मीना का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला, फिर अपने पिता को सहारा दिया। नव्या ने स्टेज पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई। मेरे घर में एक बहुत पुरानी कार है। लोग कहते हैं वह कबाड़ हो चुकी है, पर मेरे पापा कहते हैं कि वह हमारे घर की किस्मत है। उसी कार ने मेरी दादी को सिखाया कि बड़ों का दिल कैसे जीतते हैं और उसी कार ने मेरे पापा को सिखाया कि माता पिता का हाथ कैसे थामते हैं। मुझे बड़ी कार नहीं चाहिए, मुझे वही पुराना साथ चाहिए।
पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीना की आंखों से ममता के आंसू बह निकले। उसे याद आया वह दिन जब उसने अपने ससुर को बैठने से मना किया था और आज उसका फल उसे सम्मान के रूप में मिल रहा था। उस रात घर लौटकर अजय और मीना अपने कमरे की बालकनी में बैठे थे। सामने गैरेज में वही कार खड़ी थी जिस पर अब चांदनी की चमक पड़ रही थी। अजय ने धीमे से कहा, मीना, आज मुझे एहसास हुआ कि इंसान मर जाता है, गाड़ियाँ लोहे का ढेर बन जाती हैं, लेकिन एक सही पल पर लिया गया सही फैसला पीढ़ियों को तार देता है। मीना ने सिर हिलाया और बोली, सच कहा आपने। उस दिन अगर मैंने बाबूजी को कार में बैठाने से मना ही रखा होता तो आज मैं इस बालकनी में नहीं, शायद किसी वृद्धाश्रम के कोने में बैठी होती। कई साल और बीत गए। वक्त की धूल ने उस सफ़ेद कार की चमक थोड़ी और कम कर दी थी, लेकिन उस घर के लोगों के दिलों में उसकी अहमियत और बढ़ गई थी। अजय और मीना अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक सुबह अजय ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। पूरा परिवार सुख में था, लेकिन एक संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक पूर्ण और सम्मानित जीवन जिया। कुछ समय बाद मीना ने आरव को अपने पास बुलाया। उसका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने आरव का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अब मेरा भी समय करीब है, पर जाने से पहले मेरी एक इच्छा है। जिस कार ने मुझे रिश्तों का असली मतलब समझाया, जिसने मुझे एक भटकी हुई बहू से एक सम्मानित माँ बनाया, मेरे आखिरी सफ़र में मुझे उसी पुरानी कार में विदा करना। जब मीना का अंत समय आया तो आरव ने दुनिया के रिवाजों से हटकर अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की। फूलों से सजी हुई वह पुरानी सफ़ेद कार धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ रही थी। मोहल्ले के लोग अचंभित थे कि इतनी बड़ी कोठी वाले लोग अपनी माँ को किसी बड़ी लग्जरी गाड़ी के बजाय उस पुरानी कार में क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन आरव के लिए वह कार एक पालकी की तरह थी, जिसने उसके परिवार के मान सम्मान को ढोया था। मीना के जाने के बाद नव्या ने देखा कि उसके पिता उस पुरानी कार के पास अकेले खड़े थे। कार अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसका इंजन अब कभी शुरू नहीं होने वाला था। नव्या ने पूछा, पापा, अब तो दादी भी चली गई, क्या अब आप इस कार को हटा देंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए नव्या को अपने पास बैठाया और कहा, नहीं नव्या, यह कार अब इस घर का स्मारक बनेगी। मैं इसे ठीक इसी जगह शीशे के एक केबिन में रखवाऊंगा। यह आने वाली हर पीढ़ी को याद दिलाएगी कि इस घर की तरक्की की नींव लोहे पर नहीं, संस्कार पर टिकी है। आज भी वह घर उसी जगह खड़ा है। घर के मुख्य द्वार के पास एक शीशे का छोटा सा कमरा है, जिसके अंदर वह पुरानी सफ़ेद कार आज भी सुरक्षित है। उसके नीचे एक पीतल की प्लेट पर कुछ शब्द लिखे हैं, जिन्हें आरव ने खुद लिखवाया था। गाड़ियाँ बदलती रहेंगी, रफ्तार बढ़ती रहेगी, पर ध्यान रहे, सफ़र का आनंद तभी है जब पीछे की सीट पर अपनों का आशीर्वाद बैठा हो। नव्या अब खुद एक माँ बन चुकी थी। वह एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी, लेकिन उसने अपने पुश्तैनी घर को कभी नहीं बदला। शहर के बीचों बीच जहाँ पुरानी इमारतें गिराकर ऊंचे टावर बनाए जा रहे थे, नव्या का वह घर और उसके बाहर शीशे के केबिन में रखी वह पुरानी सफ़ेद कार एक मिसाल की तरह
खड़े थे। एक दिन नव्या का बेटा ईशान अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से लौटा। वह आधुनिक ख्यालों का था और उसे समझ नहीं आता था कि घर के गेट पर इस पुरानी कबाड़ कार को इतने जतन से क्यों रखा गया है। उसने एक दिन नव्या से कहा, मम्मी, यह घर कितना सुंदर है, पर यह पुरानी कार यहाँ की शोभा बिगाड़ रही है। क्यों ना हम इसे हटाकर यहाँ एक मॉडर्न फाउंटेन लगवा दें। नव्या ने मुस्कुराकर ईशान को उसी कार के पास बुलाया। उसने केबिन का दरवाज़ा खोला और ईशान को पीछे की सीट पर बैठने को कहा। धूल से मुक्त वह सीट आज भी अपनी कहानी कह रही थी। नव्या ने ईशान को वह पूरी दास्तां सुनाई, कैसे उसकी परदादी मीना ने घमंड में आकर अपने ससुर को इस कार में बैठने से रोका था, कैसे एक परिवार के छोटे बच्चे के शब्दों ने एक उजड़ते परिवार को बचा लिया था, और कैसे इसी कार ने सिखाया कि रिश्तों की सर्विसिंग समय समय पर न की जाए तो जिंदगी का इंजन रुक जाता है। ईशान खामोशी से सुनता रहा। उसने उस पुरानी सीट को छुआ और उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो उसके परिवार को ज़मीन से जोड़े रखती है। नव्या ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक यह कार यहाँ है यह हमें याद दिलाती रहेगी कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। जिस दिन यह कार यहाँ से हट गई, समझ लेना कि हमारे घर से इंसानियत का पता भी मिट गया। ईशान की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन एक संकल्प लिया। उसने अपनी पहली बड़ी बिजनेस डील फाइनल करने के बाद अपने घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को बुलाया और उन्हें अपनी नई गाड़ी में नहीं बल्कि उसी पुरानी कार को फूलों से सजाकर उसमें बिठाकर पूरे शहर की सैर कराई। शहर की सड़कों पर जब वह पुरानी विंटेज कार निकली तो लोग अपनी गाड़ियां रोककर उसे देखने लगे। पुरानी कार थी, रफ्तार धीमी थी, लेकिन उसके अंदर बैठा परिवार सबसे अमीर लग रहा था। ईशान जो कभी इस कार को हटाना चाहता था, अब इसे एक लिविंग लेजेंड की तरह देखने लगा था। उसने एक अनोखी पहल शुरू की। उसने उस पुरानी कार के केबिन के पास एक छोटा सा संस्कार केंद्र खोला। वहाँ शहर भर के बच्चे और युवा आते। ईशान उन्हें उस कार की कहानी सुनाता और बताता कि कैसे एक से हाँ तक के सफ़र ने उनके परिवार की किस्मत बदल दी थी। वह कार अब एक स्मृति चिन्ह बन चुकी थी जिसे लोग दूर दूर से देखने आते थे। एक दिन एक बहुत अमीर और रसूखदार व्यक्ति अपने बेटे के साथ वहाँ आया। वह व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा था। रास्ते में इस कार और उसके नीचे लिखे संदेश को देखकर वह ठिठक गया। उसने ईशान से पूछा, क्या वाकई यह पुरानी कार आपके लिए इतनी कीमती है? ईशान ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, इस कार की कीमत इसके लोहे में नहीं बल्कि इसमें बैठे उन बुजुर्गों की दुआओं में है जिन्होंने हमें चलना सिखाया। कार तो आप नई खरीद सकते हैं, लेकिन बचपन में उंगली पकड़कर चलाने वाले हाथ दोबारा नहीं खरीदे जा सकते। उस व्यक्ति की आंखों में पानी भर आया। उसने अपनी चमचमाती गाड़ी का रुख मोड़ा और अपने पिता को वापस घर ले गया। उस दिन उस पुरानी बंद पड़ी कार ने एक और परिवार को बिखरने से बचा लिया। कई दशक बीत गए। ईशान अब खुद एक बुजुर्ग दादा बन चुका था। एक सुहानी शाम वह अपने पोते को लेकर उस कार के पास बैठा था। कार अब पूरी तरह गल चुकी थी, लेकिन उसका ढांचा आज भी गर्व से खड़ा था।
तभी ईशान के पोते ने पूछा, दादाजी यह कार पूरी तरह मिट्टी बन जाएगी तब क्या होगा? ईशान ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, बेटा जब यह मिट्टी बन जाएगी तो यह इसी घर की मिट्टी में मिल जाएगी और फिर यहाँ जो भी पेड़ उगेगा उसकी छाँव में भी वही सम्मान और प्यार महसूस होगा। वस्तुएं मिट जाती हैं पर जो संस्कार वे सिखाती हैं वे अमर हो जाते हैं। सैकड़ों साल बीत चुके हैं, वह पुराना घर अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। वह शहर, वह गलियां और वह पुरानी सफ़ेद कार, सब कुछ वक्त की धूल में समा चुके हैं। लेकिन जानते हैं क्या शेष रहा? वह विचार, उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों ने दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। कोई वैज्ञानिक बना, कोई दार्शनिक तो कोई समाज सेवी, लेकिन उन सबके घरों के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी सफ़ेद कार का प्रतीक लगा होता था। यह उनके खानदान का लोगो बन गया था। वर्षों बाद एक साहित्यकार ने उस पुराने घर की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबा हुआ एक पीतल का टुकड़ा पाया। उस पर धुंधले अक्षरों में वही बात लिखी थी जो अजय और मीना ने लिखवाई थी, सम्मान ही असली संपदा है। उस साहित्यकार ने अपनी किताब में लिखा कि यह समाज कितना महान रहा होगा जहाँ लोग लोहे की मशीनों को नहीं बल्कि उन मानवीय भावनाओं को पूजते थे जो उनके पूर्वजों ने सिखाई थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।